आज मैं टेस्ट ड्राइव लेके आया 3 बाइक की। एक है इन तीनों में से सबसे पुरानी KTM 390 एडवेंचर, दूसरी है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X एंड तीसरी हिमालयन 452। इनमें से एक बाइक ने मुझे बहुत निराश किया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लेके गया था। दूसरी बाइक ने जस्ट ब्लो माई माइंड। इतना पावर, इतना रो पावर मैंने पहली बार फील किया था। तीसरी बाइक ऐसी थी जिसने मेरी उम्मीदों को हिला के रख दिया है, क्योंकि मैं माइंडसेट किसी और बाइक का बना रखा था और इसकी वजह से मुझे माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ा। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं पवन वैष्णव। स्वागत है आपका मेरे चैनल B8 बाबा व्लॉग्स में एक नए वीडियो के साथ। मैं काफ़ी समय से जावा पेराक चला रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने क्लासिक 350 चलाई हुई है, मैंने हिमालयन 411 चलाई हुई है, मैंने हीरो की एक्सपल्स 204 भी चलाई हुई है। यहाँ तक कि मैंने लगभग सारी बाइक्स को चला रखा है और इनको मैंने पहाड़ों में भी चला रखा है, इवन सिटी में भी चला रखा, मैंने पहाड़ों में भी चला रखा है। बट ये थी कि या तो ये फ्रेंड्स की थी या फिर ये रेंटल थी। मेरे पास है जावा पेराक, तो मुझे क्या कि थोड़े टाइम से चुल मच रही थी कि मैं एक एडवेंचर टूरर बाइक खरीदूँ। मुझे भी एक एडवेंचर टूरर चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। तो मैंने क्या किया कि मैं पूरी लिस्ट देख रहा था कि भाई मुझे कौन सी बाइक चाहिए। मैंने इतनी सारी रिसर्च की, तो मैंने रिसर्च करते करते इसको 3 बाइक तक लिमिट कर दिया अपने ऑप्शन को, कि मतलब इन तीनों बाइक में से मुझे कोई बाइक लेनी है, जिसमें एक तो KTM 390 एडवेंचर, दूसरी ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X और तीसरी है हिमालयन 452, जो पहले 411 आती थी, उसका ही सक्सेसर मान लो आप। ये तीनों बाइकें ऐसी है जिसने एडवेंचर टूरर कैटेगरी में मार्केट में आग लगा रखी है, मतलब हॉट सेलिंग बाइक्स है ये तीनों ही। तो मैंने भी इन तीनों को शॉर्टलिस्ट कर लिया और डिसाइड किया कि मैं इन तीनों की एक ही दिन टेस्ट ड्राइव करूंगा, जिससे मुझे अच्छे से समझ में आ जाए कि किस में क्या कमी है और किस में क्या अच्छा है। तो बस मैं करके आ गया हूँ टेस्ट ड्राइव तीनों की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन तीनों बाइक्स में क्या अच्छा है, क्या मुझे अच्छा नहीं लगा, किस चीज़ ने मुझे निराश किया और मेरा मन कौन सी बाइक लेने का हो रहा है। मैं इस वीडियो में आपसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करूंगा कि ये इतने सीसी की है, इतना NM टॉर्क है, फलाना फलाना, ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं इसमें बात करूंगा कि एज ए डेली कम्यूटर, एज ए लॉन्ग ड्राइव राइडर, ऐसे एडवेंचर टूरर मुझे ये बाइक्स कैसी लगी और मुझे किन चीज़ की ज़रूरत थी, मैं क्या सोच के गया था और किस चीज़ ने मुझे निराश किया, किस चीज़ की वजह से मेरा माइंड एकदम ब्लो हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बाइक जो मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया वो थी KTM 390 एडवेंचर एंड दिस बाइक जस्ट ब्लो माय माइंड। मैंने KTM की कोई भी बाइक को इससे पहले कभी चलाया नहीं था। मैंने हिमालयन चला रखी है, मैंने स्क्रैम भी चलाई, बट मैंने KTM की कोई भी बाइक, चाहे ड्यूक हो गई, एडवेंचर हो गई या 125 वाली भी मैंने अभी तक कभी चलाई नहीं थी। तो मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना ज़्यादा पावर है। एक तो जब मैं ऊपर बैठा तो मुझे बहुत ऊँची फील हुई, ऑब्वियसली फील होगी, एक तो उसकी सीट हाइट ज़्यादा है, दूसरी मैं ऑन करता हूँ जावा पेराक, तो मेरे को वो पेराक वाली आदत पड़ी हुई है, लो सीट हाइट वाली। एक तो मुझे मस्त टॉल लगी वो, बट इतनी टॉल होने के बाद भी मुझे इसको मैन्यूवर करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। एक तो क्या है कि उसका वेट बहुत कम है और जो भी है उसको मैनेज बहुत अच्छे से किया हुआ KTM ने। जैसे मैंने इसको चलाना शुरू किया ना, भाई साहब, इट्स ब्लोन माई माइंड। इतना ज़्यादा पावर था उसमें, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा पावर कभी फील नहीं किया था। जावा में भी इतना ज़्यादा पावर नहीं है, क्लासिक चला रखी उसमें भी इतना ज़्यादा पावर नहीं है, हिमालयन 411 चला रखी उसमें भी उतना पावर नहीं है। जैसे ही थ्रोटल दिया ना, तो एकदम से चीते की तरह भागी है। मुझे हैंडल को बिल्कुल टाइट करके पकड़ना पड़ा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ, इतना स्केरी पावर था इसमें। मैं 120 की स्पीड में कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। जावा पे तो आपको फील होता है कि आप 100 से ऊपर जा रहे हैं, 110 गए, 120 गए, इसमें एकदम से 120 कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला, जबकि मैं सिटी के अंदर ही राइड कर रहा था। मतलब इतना ज़्यादा हेवी ट्रैफिक नहीं था, बट वो सिटी वाला एरिया ही था। मज़ा आ रहा था इसके थ्रिल को, इसके एडवेंचर को फील करके, क्योंकि इससे पहले मैंने इतने पावर वाली कोई भी मशीन को चलाया नहीं था मैंने कभी। और ये इसका वेट कम होने की वजह से ये सिटी में अच्छे से मैन्यूवर हो रही थी, अच्छे से चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही थी मुझे। KTM में मुझे कुछ कमियां भी लगी, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा पार्ट है तो KTM बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। इसमें मुझे बहुत सारी कमियां भी लगी। ये मुझे नहीं पता कि भाई सारी यूनिट्स में ये है या फिर जो मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा था उसी यूनिट में है। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप भी ऑन कर रहे हैं तो जो मैं कमी बता रहा हूँ वो सब में है या सिर्फ उसी में थी। इसमें बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है। हाई RPM पर ये
थोड़ी स्टेबल लगती है, इतने ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होते, बट जो मिड रेंज है ना उसकी, उसमें इतने ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहे थे कि क्या ही बताऊँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आरी की कोई पुरानी बाइक चला रहा हूँ, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि नोकिया के कोई फ़ोन हाथ में पकड़ रखे हैं मैंने, जो पुराने आते थे जो इतने ज़्यादा वाइब्रेट होते थे, वो फ़ोन पकड़ के मैं बाइक चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। ऐसा लगने लग गया था कि मुझे अगर मैं थोड़ी देर और चलाता रहा तो मेरे हाथ सुन्न हो जाएंगे। आई एम स्टिल होपिंग कि ये इतना ज़्यादा वाइब्रेशन सिर्फ उसी यूनिट में हो, सारी यूनिट में ना हो, बट बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थे। इवन जो आरी की अभी जो बाइक्स आती है ना, उनसे भी ज़्यादा वाइब्रेशन उसमें फील हो रहा था। जैसे पुरानी आरी वाली बाइक जो आया करती थी ना, वैसा वाइब्रेशन उसमें फील हो रहा था मिड रेंज में। हाई रेंज पे तो वो ठीक लग रही थी। दूसरी इसमें मुझे दिक्कत ये लगी कि जैसे ही हम हाई स्पीड पे जाते हैं तो ये थोड़ी सी अनप्लांटेड फील होती है। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना कि बाइक एकदम चिपक के चलती है, तो वैसी ये फील नहीं होती। जैसे ही हाई स्पीड पे चल रही है तो ऐसे लगने लगता है कि ये रोड से थोड़ी सी ऊपर उठ के चल रही हो, कि कहीं ये गिर नहीं जाए। मतलब एकदम हैंडल को ऐसे टाइट पकड़ के रखना पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा था कि हम उसको ज़बरदस्ती उसको रोड पे रख रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा अनप्लांटेड फील हो रही थी, वो इतनी चिपक के नहीं चल रही थी। हो सकता है कि मतलब पिलियन बैठे या फिर लगेज लगाने के बाद थोड़ी सी प्लांटेड फील हो, बट उस टाइम तो ये इतनी अनप्लांटेड फील हो रही थी ना कि मतलब एकदम डर लगने लग जाता है, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा पावर आता है उसमें, और दूसरी ऐसे लगता है कि रोड से एकदम उठ के चल रही हो बाइक। अगर आप लॉन्ग टूर में जा रहे हैं और हाई स्पीड पे चला रहे हैं तो आपको अपनी बाइक के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वो कॉन्फिडेंस मुझे KTM में बिल्कुल भी नहीं आया। नो डाउट पावर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावर है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ आप इसको, आपका कंट्रोल है इस पर। ऐसा लग रहा है कि एकदम हवा में रॉकेट की तरह जा रही है। हो सकता है वेट कम है उसकी वजह से ऐसा लग रहा हो, या फिर मैंने जितनी भी बाइक चलाई है वो हेवी बाइक्स थी, तो उस वजह से भी हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो। बट मुझे जो कॉन्फिडेंस मेरी जावा के ऊपर भी आता है ना, एटलीस्ट वैसा कॉन्फिडेंस भी उसके ऊपर नहीं आ रहा था मुझे। हाँ, इसको ये जैसे रेस ट्रैक की बाइक होती ना, उस तरह से है। उसका थ्रोटल रेस्पॉन्स बहुत ही गजब का है, कोई रबर बैंड इफेक्ट इसमें नहीं मिलेगा आपको। एकदम थ्रोटल दो और जूम करके एकदम भागती है ये, बट वो ये कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा इसमें। एटलीस्ट मुझे तो नहीं आया था, बाकी मुझे पता नहीं। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो जितना इसका हाई एंड टॉर्क शानदार है ना, उतना ही बुरा इसका लो एंड टॉर्क है। लो एंड टॉर्क बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, जैसे आरी की बाइक्स में होता है या फिर पुरानी जो हिमालयन है उसमें था लो एंड टॉर्क। बिल्कुल भी इसमें लो एंड टॉर्क नहीं है। आपको कंटिन्यूसली एंगेज रहना पड़ेगा, क्लच में, ब्रेक्स में, गियर्स में, इसमें कंटिन्यूसली एंगेज रहना पड़ेगा। ऐसे आप आराम से ट्रेल राइडिंग नहीं कर सकते। अराउंड 2500 से 3000 RPM के ऊपर आपको फिर पावर फील होने लगता है। ठीक है, ये तो जैसे जैसे आप बाइक के साथ टाइम बिताएंगे वैसे वैसे आपको आदत पड़ जाएगी, तो उतना ज़्यादा आपको फील नहीं होता है। बट मेरे को लगता है कि लो एंड टॉर्क पे भी इसको थोड़ा सा KTM को काम करना चाहिए। ये इतनी सारी कमियां थी, पावर तो था बट ये चीज़ें ऐसी थी ना जिसकी वजह से मैंने KTM को अपने लिस्ट से हटा दिया। अब बचती है 2 बाइक्स, आरी की हिमालयन और ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X। जैसे KTM की राइड करी तो मैंने सोचा कि आज ही तीनों बाइक की राइड करते हैं, और चले गए आरी की राइड करने। सो लेट्स टॉक अबाउट हिमालयन 450। ये वो बाइक है ना, जब मैंने इसको लद्दाख में चलाया था उसके बाद मेरी ड्रीम बाइक बन गई थी। 452 के लॉन्च का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जितना इंतज़ार मिस्टर सिद्धार्थ लाल को नहीं होगा ना इसके लॉन्च के लिए, उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ार मैं कर रहा था कि कब ये 452 आएगी, कब मैं इसको ड्राइव करूँगा और कब मैं फिक्स करूँगा कि मुझे अगली बाइक यही लेनी है। आखिरकार टेस्ट ड्राइव लेके मैं आ ही गया। इसकी टेस्ट ड्राइव से पहले मैं इसके रिव्यूज़ के बारे में कोई 100 से 150 वीडियो देखे होंगे। मतलब आरी हिमालयन का कोई भी वीडियो आ रहा है ना, तो मैंने उसको ज़रूर देखा कि भाई ये बाइक कैसी है, क्या है, सब कुछ इसके बारे में मैं पता करके गया था। उन वीडियो में हिमालयन 452 की गजब भर भर के तारीफ़ की गई थी। भले ही मैं इन तीनों बाइक की वो टेस्ट ड्राइव लेने गया था, पर कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे ये फिक्स था कि मुझे हिमालयन 452 ही लेनी है। बट जितना मैं इस बाइक को लेके एक्साइटेड था ना, उससे कहीं ज़्यादा इस बाइक ने मुझे डिसअपॉइंट किया। मुझे पता है मुझे आरी के फैन से बहुत गालियाँ पड़ने वाली है, बट जो मैंने फील किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले शुरू करते हैं इसकी कुछ अच्छाइयों के साथ, ताकि थोड़ी गालियाँ कम पड़ें। बाद में तो गालियाँ तो खानी है वैसे ही, तो बाद में ज़्यादा दे देना, पहले इसकी अच्छाइयाँ सुन लो। सबसे पहली इसकी अच्छाई है पावर। भाई साहब, हिमालयन जो बंदी बंदी फील होती थी ना 411, ऐसे लगता था किसी चीते को पिंजरे में डाल रखा है, उस वैसा इसमें कुछ भी फील नहीं होता। एकदम शानदार पावर मिलता है इसमें आपको। लॉन्ग टूरिंग में ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। जो 411 110 120 तक भी नहीं जा पाती थी ढंग से,
इसको मैं 140 लेके कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि इसकी टेस्ट ड्राइव मैंने हाईवे पे करी थी। एकदम से 140 आपको गेन हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा। तो ये ऑफ रोडिंग के साथ साथ हाईवे क्रूजिंग के लिए भी शानदार बाइक होने वाली है। दूसरी इसकी बात करें अच्छाई की, तो वो है इसके सस्पेंशन। USD फोक्स शानदार सस्पेंशन दिए हैं इस बार। सच में आरी ने काम तो किया है हिमालयन पे, बट कुछ कमियां हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट मक्खन सस्पेंशन बोल लो। आगे जो USD फोक्स दिए हुए हैं उनका ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो आपको बिल्कुल भी गड्ढे फील नहीं होंगे। ठीक है, मैंने जहाँ चलाई वह ऑफ रोडिंग तो नहीं थी, बट कुछ रोड ऐसी भी थी जहाँ पे रोड कम और खड्डे ही ज़्यादा थे, तो वहाँ पे भी मुझे खड्डे उतने ज़्यादा फील नहीं हुए। सस्पेंशन ने बहुत अच्छा काम किया। हिमालयन अराउंड 200 kg की बाइक है, बट जैसे ही आप इसको चलाना शुरू करते हो ना, आपको ये वेट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इतना मज़ा आएगा आपको। मैंने किसी वीडियो में देखा है कि लोग ये कहते हैं कि इसको ट्रैफिक में चलाना मुश्किल है, सिटी में चलाना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी वाली हिमालयन थी ना, उसको मैन्यूवर करना ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसका वेट मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था। इसको मैन्यूवर करना बहुत ईजी है, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने बीच ट्रैफिक में भी चलाई थी, तो आप अच्छे से इसको मैनेज करते हुए निकल जाते हैं, इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसका वेट मैं मानता हूँ, बट इसका वेट मैनेजमेंट इतना अच्छा किया हुआ है, इसके सस्पेंशन इतने शानदार है, तो आप वो बाइक आपको बहुत इजी लगने लग जाती है। इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है मैन्यूवर करने में। ये तो थी कुछ अच्छी बातें। अब बातें कर लेते हैं गालियाँ खाने वाली। कुछ क्या, मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया मैं इससे। फर्स्ट बात आती है इंजन रिफाइनमेंट। इसका इंजन वही पुरानी हिमालयन की तरह, वही क्लैंकी नॉइज़, टेपिड नॉइज़, मतलब एनोइंग है, मज़ा नहीं आता। आप होंडा की बाइक चलाओ, आप ट्रायम्फ की बाइक चलाओ, इतना मक्खन इंजन फील होता है कि आपको कहीं भी कोई नॉइज़ नहीं आती। बट इसमें वही पुराने वाली जैसे क्लैंकी ऐसा नॉइज़, वो टेपिड नॉइज़, जो अनोइंग नॉइज़ आती थी ना 411 में भी आती है, तो इसमें भी कंटिन्यू तो है। वो आपको रिफाइनमेंट उस लेवल का फील नहीं होता है। ठीक है, आरी ने काम किया है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने काम नहीं किया, बट वो जितना मतलब मैं उम्मीद लेके गया था ना, वैसा नहीं है। दूसरी बात करें इसमें वाइब्रेशन की, KTM जितने नहीं है, KTM से तो कम है, बट इसमें वाइब्रेशन है। आप इतने टाइम से इसका अपग्रेडेशन लेके आए हो, इसका सक्सेसर लेके आए हो, तो लोगों की यहाँ तक थी उम्मीद, बट उस उम्मीद के मुताबिक इसमें वाइब्रेशन कम नहीं हुए। रिफाइनमेंट सुधरा तो है, अगर पुरानी हिस्ट्री देखेंगे आरी की तो उससे सुधरा तो है, बट टॉप नॉच नहीं हो पाया है। वाइब्रेशन आपको अच्छे से फील होंगे, जो हैंडल बार हैं उसमें फील होंगे, जो रियर व्यू मिरर लगे हुए हैं उसमें आपको फील होंगे, वाइब्रेशन तो फील होंगे आप। नेक्स्ट इसकी बुरी चीज़ की बात करें तो वो है थ्रोटल रेस्पॉन्स। जितना शानदार थ्रोटल रेस्पॉन्स KTM का है ना, वो किसी भी बाइक का नहीं है। इसका पावर आपको अच्छी खासी मिलेगी, बट एक वो लीनियर पावर है, आपको धीरे धीरे पावर मिलती जाएगी। आप अगर एकदम से थ्रोटल देंगे तो उसमें थोड़ा रबर बैंड इफेक्ट आपको मिलता है, थोड़ा सा लेगी फील होता है, ज़्यादा नहीं है बट वो थोड़ा सा लेगी आपको फील होगा। क्योंकि अब मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने दोनों बाइक को एक ही दिन चलाया है। तो KTM का जितना थ्रोटल रेस्पॉन्स है ना, उतना इसका इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा लेगी आपको फील होता है। ये बाइक फास्ट है नो डाउट, बट क्विक नहीं है। मतलब आपको जो एकदम से जो चाहिए ना, वो एकदम से नहीं मिल पाता, वो थोड़ा सा लेग इसमें कर जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों आरी ऐसा कर रहा है। 40 Nm का टॉर्क कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टॉर्क होता है, बट क्यों उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, क्यों, आई डोंट नो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आरी ऐसा जानबूझ के कर रही है। जिस हिसाब से ये इंजन है ना, ये काफ़ी अच्छा कर सकती है, मतलब और भी अच्छा रेस्पॉन्स निकाल सकती है, बहुत ही शानदार इसमें टॉर्क आपको मिल सकता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आरी इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। वो ये कि इसमें जो किक मिलनी चाहिए ना, वो तो मिसिंग है। इस चीज़ ने भी मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। नेक्स्ट जो चीज़ है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, वो है इसके स्पोक व्हील्स। मेरी 411 के साथ बहुत ही बुरी मेमोरीज जुड़ी हुई है ये पंचर को लेके। तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि, क्योंकि इसके लॉन्च से पहले इतने सारे वीडियो आ रहे थे कि भाई इसको ट्यूबलेस स्पोक व्हील मिलेंगे, ट्यूबलेस स्पोक व्हील मिलेंगे, बट अब किसी को नहीं पता कि वो कब आने वाले हैं। 200 किलो की बाइक आप लेके जा रहे हो, कहीं आप एडवेंचर करोगे, आप हाई लॉन्ग टूर में करोगे, ऐसी जगह भी मिलेगी जहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई हेल्प वाला नहीं है। वहाँ पे अगर ये पंचर हो गई तो आपके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी हो सकती है। मैं ये भुगत चुका हूँ 411 के साथ। आप एक हाई बेंचमार्क सेट करने जा रहे हो तो आपको ये ट्यूबलेस स्पोक व्हील साथ में ही लॉन्च करने थे। कब लॉन्च होंगे ये नहीं पता, लॉन्च भी होंगे तो आपको कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे उसके लिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है, जबकि
ट्यूबलेस स्पोक व्हील तो एडवेंचर बाइक के लिए ज़रूरी है। इसकी शोरूम पे जो एसेसरीज़ है वो भी अभी ढंग से सारी पहुंची नहीं है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो बीच में जो गैप आ रहा है वो आरी कब फुलफिल करेगा। बाकी जो लीनियर पावर हो गया, इसका वेट हो गया, ये सब कुछ धीरे धीरे आदत पड़ जाती है आपको, फिर आपको कुछ फील नहीं होता। बट जो ये स्पोक व्हील है ना, ये तो मेरे लिए डील ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि अगर नियर फ्यूचर अगर ये लॉन्च नहीं हुए तो मैं शायद हो सकता है कि इसको भी लिस्ट से हटा दूँ, क्योंकि मैं अब वो स्केरी टाइम नहीं देखना चाहता जो मैंने 411 के साथ एक बार देख चुका हूँ लद्दाख में। नेक्स्ट बात आती है इसका वेट। 200 किलो की बाइक है, ठीक है, आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना तब आपको ये वेट बिल्कुल भी फील नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसे लगता है कि आप कोई ईजी बाइक चला रहे हो। बट आप हमेशा ड्राइव पे नहीं रहोगे, आपको नीचे उतर के मैन्यूवर भी करना है, आपको साइड स्टैंड भी लगाना पड़ेगा इसको, और अगर इसमें आपने फ्यूल भर दिया, लगेज लगा दिया, तो सोचो ये कितना वेट पार कर जाएगी। तो आपको बाइक बहुत ही ज़्यादा हैवी फील होती है एक्चुअल में जब आप इसको मैन्यूवर करते हैं। एक दूसरा इसका जो साइड स्टैंड का जो लीनिंग एंगल है वो भी बहुत अजीब सा दिया हुआ है। जब इसको आप साइड स्टैंड पे लगाने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये गिर जाएगी बाइक, तो वो भी मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया है। इसका वेट भी एक दिक्कत वाली बात है। तो ये दो रीज़न है, जैसे ये स्पोक व्हील हो गई और ये वेट हो गए, ये दो चीज़ें ऐसी है कि आप डरोगे एक बार तो इसको ऑफ रोड ले जाने में, क्योंकि कहीं पंचर हो गई तो क्या करोगे, गिर गई तो अकेले कैसे उठाओगे। अपने जैसे लोगों के लिए तो बहुत भारी पड़ती है 200 किलो की बाइक उठाना, कोई डेली की आदत तो है नहीं। अगर आप इसको ऑफ रोड नहीं ले जा पा रहे हो, एडवेंचर टूरर लेके ऑफ रोड नहीं ले जा पा रहे हो, तो क्या सेंस बनता है आपको एडवेंचर टूरर में इस बाइक को लेने का। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे 411 में बहुत अच्छी लगती थी बट इसमें कम्प्लीटली मिसिंग है, वो है इसका लो एंड टॉर्क। 2000-3000 आरपीएम तक इसमें कोई टॉर्क नहीं है, बिल्कुल बेकार सी लगती है। इसके ऊपर आपको शानदार टॉर्क मिलेगा, बट जो ओल्ड हिमालयन थी ना, ज़बरदस्त था उसका लो एंड टॉर्क। जब मैं ओल्ड हिमालयन भी चला चुका हूँ और जब मैंने इसको चलाया ना, तो ओल्ड हिमालयन के जो रेस्पेक्ट यहाँ तक थी ना, यहाँ तक पहुँच गई पूरी। आप इस पर लेजी राइड नहीं कर सकते। अगर आप कोई इस तरह के राइडर हैं कि आप आराम से सब कुछ चीज़ें देखते हुए जा रहे हो, आराम से ट्रेल राइडिंग करते हुए जा रहे हो, तो ये आपके लिए नहीं है। जैसे 411 में कर सकते थे, आप आराम से स्लोली बाइक को चला सकते हैं, आपको अच्छा खासा उसमें ट्रैक्टरेबिलिटी मिलेगी। बट इसमें वो सारा कुछ मिसिंग है। जिसके पास भी 411 है ना, तो मैं आपसे एक ही राय दूंगा, इतने सारे जो प्रेजिंग वीडियोस हैं, वो जो ये मार्केटिंग गिमिक्स हो गई है, इन सब को देख के इसको रिप्लेस करने की बिल्कुल मत सोचना, आप बिल्कुल पछताओगे। क्योंकि 411 शानदार बाइक है आपकी। मुझे लगता है कि आर्य ने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है इसकी मार्केटिंग करने में, ताकि लोग इसको सिर्फ प्रेज करें। एक्चुअली देखा जाए तो ये 450 जो है वो 411 का कोई अपग्रेडेशन नहीं है। 411 बिल्कुल ही डिफरेंट बाइक है, 452 बिल्कुल ही डिफरेंट बाइक है, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों का। बस जो सेम क्या है, एक तो ब्रांड सेम है आरी, दूसरा इनका नाम सेम है हिमालयन, बस इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है। तो इस ओल्ड स्कूल डिज़ाइन ने, इस पुअर थ्रोटल रेस्पॉन्स ने, इस पुअर लो एंड टॉर्क ने, हैवी वेट ने और ट्यूब वाले स्पोक व्हील ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। जबकि मेरा पहले से माइंडसेट था कि मुझे हिमालयन ही लेनी है, अब वो थोड़ा सा डिसीजन हिल गया है। अब बात कर लेते हैं लास्ट बाइक की, जो है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X। जैसे ही आप इसको देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये अपने से ऊपर के सेगमेंट की बाइक है, इतनी शानदार ये बनाई हुई है। इसकी वजह से हिमालयन और इन दोनों में मेरा 50-50 माइंड हो गया है। अब जो पहले 100% हिमालयन का था, वो अब 50-50 हो गया है। लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर, आई डोंट नो, बट अभी तो ऐसा है कि 50-50 हो गया है। एंड हियर आई विल टेल यू व्हाई। सबसे पहले अच्छी चीज़ की जो बात करें वो है इसका इंजन रिफाइनमेंट। एकदम बटर स्मूथ इसका इंजन है, कोई KTM की तरह वाइब्रेशन नहीं है, कोई हिमालयन की तरह क्लैंकी या टेपिड नॉइज़ नहीं है, एकदम साइलेंट इंजन है। अगर आपने होंडा के इंजन चलाए हैं तो आपको पता होगा कि साइलेंट इंजन का मतलब क्या होता है। एकदम मस्त इसके इंजन है, जो टिपिकल ट्रायम्फ की बाइक होती है ना, एक्चुअल में वही है। भले ही ये सस्ती है, पर वो ट्रायम्फ ने इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। नेक्स्ट इसकी जो अच्छी चीज़ है वो इसका थ्रोटल रेस्पॉन्स, एकदम शानदार। ऐसा लगता है जैसे आप घोड़े के ऊपर बैठे हुए हो और जैसे आप थ्रोटल दोगे ना, घोड़ा एकदम से कूद के भागता है ना, वैसे ये भागती है। ऐसा नहीं कि इसमें KTM की तरह एकदम वो डरावना वाला रेस्पॉन्स है, ऐसा भी नहीं है, ना हिमालयन की तरह वो लेगी वाला है। इन दोनों के बीच में प्लेस है और KTM से स्लाइटली लीनियर है, बट मज़ा आएगा आपको इसमें। KTM की तरह इस पर आपको डर नहीं लगने वाला। सीट हाइट इसकी भी थोड़ी सी हाई है, बट आपको इसमें डर नहीं लगने वाला, क्योंकि इसका जो वेट मैनेजमेंट है ना,
वो तीनों ही बाइक से शानदार किया हुआ है। वेट इसका हिमालयन से कम है, बट ये KTM की तरह अनप्लांटेड फील नहीं होती, एकदम चिपक के चलती है ये। मैंने इसको अराउंड 120-130 चलाया, बट मुझे एक सेकंड के लिए भी कहीं ये नहीं लगा कि मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ, या मुझे डर नहीं लगा उस पर। मतलब जो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपनी बाइक पे, वो कॉन्फिडेंस उस पर आ रहा था। नेक्स्ट इसकी जो अच्छी चीज़ है वो है इसका ओवरऑल फिट एंड फिनिश। टिपिकल जो ट्रायम्फ की बाइक होती है ना, वैसे इसका फिट एंड फिनिश है। इसकी पेंट क्वालिटी एकदम नीट एंड क्लीन लगेगी आपको देखते ही अपने से ऊपर के सेगमेंट की ये बाइक फील होती है, एकदम टॉप नॉच। जैसे हिमालयन में क्या होता है कि आप जैसे जो मीटर कंसोल है उसके नीचे देखोगे ना, तो आपको तारों का पूरा जंजाल दिखेगा। आपको ऊपर से तो बाइक एकदम मस्त लगती है, जैसे ही आपको कंसोल के नीचे देखोगे तो मतलब एकदम से देखोगे ये क्या है। वैसा इसमें नहीं है। इसमें आपको लूज कहीं पे वायर नहीं दिखते हैं, एकदम जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए टिप टॉप वैसी ही है। वैसे आपने वीडियो देखे होंगे इसकी फिट एंड फिनिश को लेके, तो वो वीडियो एकदम ट्रू है, कोई गिमिक वीडियो नहीं लगे मुझे, क्योंकि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा हुआ है, तो मुझे वो बहुत पसंद आई उसकी फिट एंड फिनिश। एक्चुअल में ट्रायम्फ की बाइक होती है वैसी ही है ये। ट्रायम्फ ने कोई कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश नहीं करी। नेक्स्ट इसकी जो अच्छी चीज़ है वो है ट्यूबलेस टायर। ओबियसली ट्यूबलेस टायर किसी बाइक में होना किसी वरदान से कम नहीं है, तो आप आराम से टेंशन फ्री होकर क्रूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूबलेस के लिए आपको बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं पंक्चर निकालने के। अगर आपको थोड़ा बहुत आपको आता तो आप खुद भी उसका पंक्चर निकाल सकते हैं, जो ट्यूब वाली में पॉसिबल नहीं है। ये बाइक टूरिंग रेडी आती है, जैसे नकल गार्ड आते हैं, हेडलाइट ग्रिल आती है, इंजन बेस प्लेट्स आपको मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और प्राइस वाइज इन तीनों बाइक में सबसे सस्ती यही है। नेक्स्ट जो इसकी अच्छी चीज़ है वो है इसका लो एंड टॉर्क। इसका लो एंड टॉर्क इन तीनों बाइक में सबसे अच्छा है। जो ओल्डर हिमालयन में है ना लो एंड टॉर्क, कुछ आपको वैसे ही फील होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप आराम से लेजी ट्रेल इस पर कर सकते हैं, आपको बार बार गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसको 4th गियर में 30 की स्पीड भी चलाया, तो बाइक ना तो कोई स्टॉल हो रही थी, ना कोई नॉकिंग नॉइज़ इसमें आ रही थी। नॉकिंग नॉइज़ अराउंड तब आती है जब आप 6th गियर में 40-50 की स्पीड के आसपास चलाओगे, तब आपको नॉकिंग नॉइज़ ज़रूर फील होगी। इस पर आप 3000 RPM पे भी आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, जैसे ओल्डर हिमालयन में कर सकते थे वैसे ही इसमें कर सकते हैं। 3000 RPM के ऊपर जैसे ही आप थ्रोटल ओपन करते हो ना, शानदार आपको पावर फील होने वाला है। ओल्डर हिमालयन और इसमें यही डिफरेंस आ जाता है कि ओल्डर हिमालयन में अगर आप 2500-3000 RPM पे लेजी क्रूज़ कर रहे हैं और आपको ओवरटेक करना पड़ा, तो आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं, आप एकदम से ओवरटेक करके निकल सकते हो। बट इसमें थोड़ा सा आपको उस टाइम फील होता है जब आप ओवरटेक करना चाहोगे 2500-3000 RPM पे, तो आपको गियर एक बार डाउन करना ही पड़ेगा। आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लेजी राइड कर सकते हो, ओवरटेक के लिए आपको थोड़ा सा गियर डाउन करना पड़ेगा। जबकि ओल्डर हिमालयन में ये नहीं था। ओल्डर हिमालयन में अगर आप 3000 RPM पे क्रूज़ कर रहे हो और आपको निकलना है तो जूप करके निकल जाओ बस। यू हैव लीनियर पावर इन योर हैंड, सो यू कैन ईजीली हैव फन। नेक्स्ट गुड थिंग इज़ सस्पेंशन। इसके सस्पेंशन भी बहुत शानदार है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो USD फोक्स दिए हुए हैं वो अच्छे से मैनेज किए हुए हैं। मैंने इसको ऑफ रोड तो नहीं चलाया, बट आई थिंक ये ऑफ रोड में भी अच्छे से हेल्प करेंगे आपकी। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें अच्छा ही अच्छा है, इसमें भी कुछ बुरी बात है जो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ आती है इसकी ब्रेकिंग। इसका ब्रेक बाइट इन तीनों बाइकों में से सबसे बेकार है। मैंने ऐसा सुना है कि ये ट्रायम्फ ने जानबूझकर किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई हाई स्पीड पे बाइक एकदम जाम हो जाए। बट पता नहीं ऐसा क्यों किया है, वही जाने। बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, ब्रेक बाइट में आपको मज़ा नहीं आने वाला। एक ये चीज़ भी हो सकती है डील ब्रेकर, क्योंकि ब्रेक अगर हाई स्पीड पे चला रहे हो और आपको ब्रेकिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस वैसे ही नहीं आने वाला। दूसरी चीज़ है इसकी जो हाइट है, वो इसके ऊपर बैठोगे तो ऐसा लगेगा आप ऊँट के ऊपर बैठ के चला रहे हो। तो अगर आप 100 से ऊपर क्रूज़ करना चाहोगे तो जो विंड ब्लास्ट है ना, वो आपको ऐसा करना नहीं देगा, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से आपको विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा फील होगा। या तो आपको आफ्टर मार्केट वाइज़र लगाना पड़ेगा, या फिर 100 से डाउन आपको क्रूजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ तो डील ब्रेकर नहीं है, बट ये भी एक इसमें अच्छी चीज़ नहीं है। ये कुछ डाउन साइड थी ट्रायम्फ की। ट्रायम्फ और RE में बैक ऑफ माई माइंड वो 50-50 वाला मामला हो गया। ठीक है, नियर फ्यूचर में जब भी परचेज़ करेंगे आपको ज़रूर बताएंगे कि मैं कौन सी बाइक परचेज़ करने वाला हूँ। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन रिगार्डिंग टेस्ट ड्राइव ऑफ दिस ऑल बाइक्स। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इन तीनों में से चूज़ करना पड़ा तो आप कौन सी बाइक चूज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपका फ्रेंड या फैमिली में कोई इन तीनों में से कोई बाइक परचेस करना चाह रहा है तो उसको इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए। तो
मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, किसी अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।